नमस्कार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह देश का पहला नागरिक होने के साथ साथ देश की एकता, अखंडता और शांति का प्रतीक भी होता है। आज हम बात करने वाले हैं देश के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में और जानेंगे कि उनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक का रहा। ये लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। 1946 की अंतरिम सरकार के दौरान जब ये कृषि मंत्री थे, कृषि और खाद्य मंत्री थे, तो इन्होंने ग्रो मोर फूड का नारा दिया था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी प्यार से अजात शत्रु कह के बुलाते थे। आजादी के आंदोलन को तेज करने के लिए इन्होंने ये इंग्लिश में सर्च लाइट और हिंदी में देश नामक पत्रिका का संचालन करते थे, जिससे कि लोगों तक ये अपनी बात आसानी से पहुंचा सके। इंग्लिश में चलती थी सर्च लाइट और हिंदी में देश। इनके अतुल्य कार्य और इनके योगदान के लिए 1963 में इन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने अपनी वकालत जो है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की थी और कलकत्ता हाई कोर्ट में ही इन्होंने वकालत का कार्य भी किया और उसके बाद पटना हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत का कार्य किया था। कलकत्ता और पटना हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत का कार्य भी किया था। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बने, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की उन्होंने, 1934 में, 1939 में और 1947 में। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1 बार राष्ट्रपति और 1 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। राष्ट्रपति में इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक का इनका कार्यकाल रहा है। इनका जन्म 5 सितंबर को आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। 1936 से 1954 तक ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे और वहां पर पढ़ने पढ़ाने का इन्होंने कार्य किया था। 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें थी, 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। पहला है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ और दूसरी है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। उन्नीस में इनके अतुल्य कार्य के लिए इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक का रहा। ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया नामक संस्था की स्थापना में अपना सहयोग दिया। बंटवारे के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बंद होने से बचाने के लिए ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। 1937 में जर्मनी से इन्होंने पीएचडी की और वहां से अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के बाद इन्होंने देश में बेसिक शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा का खाका तैयार किया और इन्होंने अनिवार्य रूप से मातृभाषा में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने पे जोर दिया कि प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए मातृभाषा में। इसके बाद जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई। 1969 में जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई तो प्रश्न उठा कि कांग्रेस का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसको बनाया जाए। दरअसल कांग्रेस में उस समय दो गुट अंदरूनी दो गुट बने हुए थे। एक गुट उनका था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, जिसमें के कामराज, नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे बड़े बड़े नेता थे, और दूसरा गुट वो था जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे। सिंडिकेट ग्रुप कहे जाने वाले जो लोग थे वो चाहते थे कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी को बनाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं लगता था कि अगर नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति बनते हैं तो वो प्रधानमंत्री के कार्यों में बाधा या अड़चन डाल सकते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि वीवी गिरी राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन करे, और इंदिरा गांधी की सलाह पर वीवी गिरी ने राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद वीवी गिरी जो हैं उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। और जब वीवी गिरी अगले दिन चुनाव होना था, चुनाव में सब लोग पहुंचे और इंदिरा गांधी ने सदन में आह्वान किया कि अपने अंतरात्मा की आवाज से वोट करना, और लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज से वोट किया और वीवी गिरी चुनाव जीत गए। और इस प्रकार वीवी गिरी निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी का कार्यकाल जो था वो 1969 से 1974 तक का रहा था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इंडिपेंडेंट राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी मजदूरों के लिए जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया। वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने इंडियन रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1971 में पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता पर इन्हीं के हस्ताक्षर हैं। वीवी गिरी के बाद अगले देश के अगले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह। मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह जो थे ये एक एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह देश के 11वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे बड़े 3 पदों पर रह चुके थे। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे थे, उपराष्ट्रपति भी रहे थे और राष्ट्रपति भी रहे थे। पहली बार वो राष्ट्रपति तब बने जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई और वीवी गिरी साहब ने राष्ट्रपति के चुनाव का नॉमिनेशन भरने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया। तब जाके वो पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और दूसरी बार
वो कार्यवाहक राष्ट्रपति तब बने जब ज्ञानी जैल सिंह अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका गए थे। इसके बाद जो अगले राष्ट्रपति बने वो बने फखरुद्दीन अली अहमद साहब। और फखरुद्दीन अली अहमद साहब का जो कार्यकाल था 1974 से 1979 तक का था। फखरुद्दीन अली अहमद 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए और इनके संपर्क में आने के बाद ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में रहे और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आंदोलन में ये रहे। इन्होंने ये कृषि मंत्री और कृषि एवं खाद्य मंत्री भी रहे। इनका कार्यकाल मुख्य रूप से आलोचनाओं में इसलिए रहता है क्योंकि इन्होंने 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सलाह पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, इसलिए इन्हें रबर स्टैंप प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। फखरुद्दीन अली अहमद साहब के बाद इनका कार्यकाल रहा था 1974 से 1977 तक का। फखरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु भी उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। दरअसल ये मध्य एशिया की यात्रा पे गए थे और इनकी तबीयत कुछ खराब हुई तो ये यात्रा पूरी होने से पहले ही इंडिया वापस आ गए और अगले दिन सुबह इनके कार्यालय में ही दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बने नीलम संजीवा रेड्डी साहब। नीलम संजीवा रेड्डी साहब का कार्यकाल 1977 से लेके 1982 तक का रहा। नीलम संजीवा रेड्डी उसी सिंडिकेट ग्रुप के सदस्य थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, बहुत ही ईमानदार कहा जाए तो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इनकी जो सबसे प्रमुख बात थी वो ये थी कि जब इन्हें कांग्रेस ने एक बार लोकसभा का अध्यक्ष बनाया था तो पद की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इन्हें जनता पार्टी ने 1977 में राष्ट्रपति बनाया था। दरअसल 1975 में आपातकाल लगा और आपातकाल के बाद नीलम संजीवा रेड्डी वो व्यक्ति थे जो निर्विरोध, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया, जो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। ये देश के एकमात्र अकेले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हुए हैं। जब आपातकाल लगा तो जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस ने दोनों की सहमति से ये राष्ट्रपति बने थे। हालांकि इनके अलावा 36 और नॉमिनेशन भरे गए थे, 36 और भरे गए थे और एक नीलम साहब का, टोटल 37। लेकिन अलग बाकी 36 नॉमिनेशंस को कानूनी और तकनीकी कमी होने के कारण उन 36 नॉमिनेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया और अकेले नीलम संजीवा रेड्डी साहब जो बचे और वो ही राष्ट्रपति बने। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक का रहा। ज्ञानी जैल सिंह इंदिरा गांधी के बहुत ही प्रिय राष्ट्रपति रहे। इनका प्रसिद्ध नारा है कि इन्होंने कहा था कि अगर मेरी नेता मुझे झाड़ू लगाने के लिए भी कहेंगी तो मैं वह भी करूंगा। जैल सिंह का असली नाम था जरनैल सिंह। इनका असली नाम जरनैल सिंह था। दरअसल फरीदकोट के महाराज के खिलाफ इन्होंने आजादी के आंदोलन के समय में आंदोलन किया था और जिस कारण ये जेल गए। जेल जाने के बाद इन्होंने अपना नाम जैल सिंह रख लिया। धार्मिक ग्रंथों के जानकार थे जिस कारण लोगों ने इन्हें ज्ञानी की उपाधि दी और तब इनका नाम पड़ गया ज्ञानी जैल सिंह। इनके कार्यकाल के दौरान 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली घटना थी ऑपरेशन ब्लू स्टार। दूसरी घटना थी इंदिरा गांधी की हत्या। और तीसरी घटना थी 1984 के सिख विरोधी दंगे।
ये तीनों ही घटनाएं आपस में कनेक्टेड है। दरअसल एक व्यक्ति थे जर्नैल सिंह भिंडरावाला, उनके उनके और उनके कुछ उग्रवादी साथियों की ये मांग थी कि पंजाब को, भारत के पंजाब को एक अलग देश खालिस्तान का दर्जा दिया जाना चाहिए। और वो लोग गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर में बैठ के अकाल तख्त को उन्होंने घेर लिया था और वहां से बैठ के अपने कार्यों को कर रहे थे। और इसके बाद अपने तमाम जो कार्य थे उन कार्यों को वहीं से अपना अंजाम दे रहे थे। इंदिरा गांधी ने देखा कि पंजाब की कानून व्यवस्था खराब होती जा रही थी। इस कानून व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने उस समय आर्मी को निर्देश दिया और ये आर्मी ने इस पे एक्शन लिया। आर्मी ने इसे चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद 1 जून 1984 से 8 या 10 जून 1984 तक ये ऑपरेशन चला। मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया गया और आर्मी पूरे टैंक और तोपों के साथ वहां पर हाजिर रही और काफी गोलाबारी हुई, काफी सिपाही भी मारे गए और जर्नैल सिंह भिंडरावाला उनके कुछ साथी भी मारे गए और साथ में कुछ निर्दोष व्यक्ति भी उस कांड में मारे गए थे। इस कांड के बाद से सारा सिख समुदाय इस बात से नाराज था कि सेना उनके मंदिर में गोल्डन टेम्पल में घुसी थी, जिस कारण सभी सिख समुदाय में नाराजगी फैली थी। और इस नाराजगी का परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी की हत्या की उन्हीं के 2 सिख अंगरक्षकों ने उनके कार्यालय में ही हत्या कर दी और इंदिरा गांधी की हत्या हुई। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से 1984 में पूरे देश में सिख विरोधी दंगे फैल गए। अकेले 2.5 से 3 हजार सिख दिल्ली में मारे गए। पूरे देश में आंकड़ा है कि 15 से 20 हजार सिख मारे गए थे और 50 हजार से ज्यादा सिख विस्थापित हुए थे। तो इस प्रकार इनका जो कार्यकाल रहा ज्ञानी जैल सिंह का, वो काफी उठापटक वाला रहा। इसके बाद जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई तो ज्ञानी जैल सिंह ने तुरंत राजीव गांधी को पद की शपथ दिलाई और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ समय के बाद ज्ञानी जैल सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री में संबंध खराब होने लगे। संबंध खराब होने की वजह से जब राजीव गांधी की सरकार ने सदन से इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल को पास करके राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था, तो राष्ट्रपति ने उसे कोई भी जवाब देने के बजाय, स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय अनिश्चित काल तक अपने पास उसे लंबित कर दिया। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि सदन द्वारा कोई बिल पारित करके राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए लाया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर कार्य करता है। नंबर 1 उसे स्वीकार कर सकता है, नंबर 2 उसे अस्वीकार कर सकता है, नंबर 3 उसे सदन की सहमति या पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज सकता है और नंबर 4 उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित कर सकता है। ज्ञानी जैल सिंह साहब ने भी इसी का लाभ उठाते हुए इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल को अपने पास अनिश्चित काल के लिए लंबित कर लिया। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बने आर वेंकटरमन। 1987 से 1992 तक। आर वेंकटरमन साहब जो थे तमिलनाडु के रहने वाले थे, प्रसिद्ध वकील थे। इन्होंने अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद इन्होंने वकालत भी की। इनकी सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने कार्य किया है। सबसे पहले राजीव गांधी जी के साथ में, उसके बाद वीपी सिंह के साथ में, इसके बाद चंद्रशेखर जी के साथ में और पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ में। इन्होंने 4 व्यक्तियों के साथ में कार्य किया है, यही इनकी सबसे खास बात है। उसके बाद अगले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये रहा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब का जो कार्यकाल था
वो 1992 से 1997 तक का था। 1992 से 1997 तक का था। शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म 1918 में भोपाल में हुआ था। बहुत ही ज्ञानी आदमी थे, बहुत ही हाईली एजुकेटेड। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े, उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने कानून में पीएचडी की और वहां पे पढ़ाया। उसके बाद जब ये भारत आए तो भारत आने के बाद ये मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चारों पदों पर इन्होंने कार्य किया है। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बनते हैं के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन साहब का जो समय काल था वो 1997 से 2002 तक का समय काल इनका रहा है। के.आर. नारायणन पहले दलित व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने थे। के.आर. नारायणन केरल के रहने वाले थे। इन्होंने अर्थशास्त्र में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इन्हें टाटा से स्कॉलरशिप मिली और स्कॉलरशिप मिलने के बाद ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहां से इन्होंने राजनीति शास्त्र में पढ़ाई की और उसके बाद द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने कार्य किया और उसके बाद भारत में भारतीय विदेश सेवा में रहे और भारतीय विदेश सेवा के बाद केंद्रीय मंत्री भी रहे और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति रहे। कोचेरिल रमन नारायणन के बाद अगले भारत के राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका नाम अब्दुल पाकीज जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। ये भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक का रहा। 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की। डीआरडीओ और इसरो जैसी संस्थाओं के साथ काम किया और अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 जब हुआ तो इसमें चीफ कोऑर्डिनेटर, मुख्य पर्यवेक्षक की भूमिका इन्होंने निभाई थी। उसमें इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इनके कुछ प्रेरणादायक बातें हैं। इनकी प्रेरणादायक बातों में कही है इन्होंने कि व्यक्ति को एक बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए और उस लक्ष्य के लिए लगातार ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। दूसरा इनके प्रेरणादायक इनकी बात है कि ये कहते हैं कि सपने वो नहीं कि जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और तीसरी इन्होंने बात कही थी कि प्रत्येक युवा को सकारात्मक होकर कड़ा संघर्ष करना चाहिए। इसके बाद कलाम साहब के बाद जो अगले राष्ट्रपति बने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक रहा। देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने। महाराष्ट्र के जलगांव की रहने वाली थी। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सबसे अधिक दया याचिकाओं पर स्वीकृति और अस्वीकृति दी थी। ये राजस्थान की महिला राज्यपाल भी रही थी। इन्हें मेक्सिको का सर्वोच्च सम्मान भी मेक्सिको का सर्वोच्च सम्मान भी इन्हें दिया गया है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद भारत के अगले राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी साहब का कार्यकाल इसलिए फेमस माना जाता है कि इन्होंने यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों के साथ कार्य किया है। इन्होंने अपने समय काल में अंग्रेजी औपनिवेशिक आदर सूचक शब्दों का हटवाने का कार्य किया था, जैसे महामहिम, हिज एक्सीलेंसी, ऐसे शब्दों को इन्होंने हटवाने का कार्य किया। इन्होंने भी बहुत ज्यादा
दया याचिकाओं को स्वीकार या अस्वीकार किया। इन्होंने अफजल गुरु और अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों की दया याचिकाओं को अस्वीकार किया और उनकी फांसी की कार्यवाही को तेज करवाया। प्रणब मुखर्जी साहब बंगाल के रहने वाले थे। इनके बाद प्रणब मुखर्जी साहब के बाद जो राष्ट्रपति बने वो साहब थे रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी का समय काल 2017 से 2022 तक का था। कोविंद साहब कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कानपुर यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने वकालत की थी और दिल्ली के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो वकालत का कार्य कर रहे थे। उसके बाद वो राज्यसभा सदस्य बने और फिर बिहार के राज्यपाल बने और बिहार के राज्यपाल के बाद फिर भारत के राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद के बाद भारत के इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इनका कार्यकाल है 2022 से अब तक। द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। उड़ीसा की ही रामा देवी महिला कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद उड़ीसा सरकार में ये राज्य मंत्री रहे, महाराष्ट्र की महिला राज्यपाल रहे और अब इस समय भारत की राष्ट्रपति हैं। तो ये थी हमारे द्वारा दी गई जानकारी। नमस्कार।